अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लिक्विड स्टेट। ठीक है, हमने किसको डिस्कस करना है? गैसेस के बाद हमने पहले अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने गैसेस को डिस्कस किया। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट को। ठीक है, लिक्विड स्टेट को अगर हम देखेंगे, हमें पता है कि जो लिक्विड्स होते हैं, हमने पहले भी अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, बट उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, लिक्विड को जिस बर्तन जिस कंटेनर के अंदर डालते हैं ये उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है ना। उसके अलावा हमने देखा था कि गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम देखें कि जो गैस के, अब ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास लिक्विड है। अब लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो उनके दरमियान जो स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है ना, इतनी स्पेस होगी, यानी कि थोड़ी सी स्पेस मौजूद होती है, जो कि इतनी भी कम नहीं होती कि निगलिजिबल हो, यानी कि थोड़ी सी होती है स्पेस। ठीक है, अब कुछ स्पेस है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज भी मौजूद होंगी। ठीक है, मालिक्यूल्स के दरमियान अब इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होंगी तो सही, लेकिन सॉलिड की निस्बत कम स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो होंगी लेकिन सॉलिड की निस्बत कम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई है। अब हम क्या करते हैं, हम अब इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम लिक्विड स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़? टिपिकल प्रॉपर्टीज़। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हम लिक्विड की डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है एवापोरेशन। ठीक है, हम देखने जा रहे हैं कि एवापोरेशन क्या होती है। हमें पता है कि एवापोरेशन क्या होती है कि किसी भी लिक्विड का वेपर्स में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, द प्रोसेस in which the liquid is changed into वेपर्स। ठीक है, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक लिक्विड, ठीक है, एक माय वेपर्स के अंदर, बुखारात के अंदर तब्दील हो जाता है, उसे हम कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, अब एवापोरेशन में अगर हम देखें कि इसमें एक गैस जो होती है, ठीक है, एक गैस, सॉरी, अगर हम देखें कि जो एवापोरेशन है ये कंडेंसेशन का उलट प्रोसेस होता है। ठीक है, कंडेंसेशन के उलट होता है, उसके रिवर्स होता है। अब कैसे कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो एक गैस होती है, ठीक है, गैस चेंज होती है लिक्विड के अंदर। ठीक है ना, जबकि एवापोरेशन के अंदर क्या होता है कि एक लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि उसके वेपर्स बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं एवापोरेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा कि जो गैस होगी, गैस लिक्विड के अंदर तब्दील होगी। अब अगर हम देखें जो एवापोरेशन है, ठीक है, एवापोरेशन वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एवापोरेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों इसे हमने बोला एंडोथर्मिक प्रोसेस? इसलिए हम इसे बोल रहे हैं क्यों एंडो का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करना। ठीक है, थर्मिक का मतलब होता है कि हीट को, यानी कि ये क्या करते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। अब मिसाल के तौर पर हम क्या लेते हैं कि हम एक 1 मोल वाटर लेते हैं। ठीक है, अब 1 मोल हम वाटर ले रहे हैं, इसके अंदर वाटर है। अब उसको हमने क्या करना है कि लिक्विड स्टेट से हमने उसको वेपर्स में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, या जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट होती है 40.7 किलो जूल। ठीक है ना, यानी कि इतनी हमें हीट इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है, तब जाके जो लिक्विड होता है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ का हमें पता है कि अभी हमने डिस्कस की है कि जो लिक्विड के मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड के मालिक्यूल्स, उनके दरमियान में स्पेसेस तो मौजूद होती हैं, लेकिन वो थोड़ी होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि वो निगलिजिबल हो। अब वो लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं, दोबारा से हम क्या करते हैं कि उसकी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड के मालिक्यूल्स मौजूद हैं, थोड़ी सी स्पेस के ऊपर। ठीक है, सॉरी, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेस, थोड़ी थोड़ी खाली जगह मौजूद हैं। अब अगर हम देखें कि जो लिक्विड स्टेट में मालिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, हरकत करते रहते हैं, वो कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, वो खुद से स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्राइक किस वजह से करते हैं? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। लेकिन अगर हम देखें जिस मालिक्यूल की, मिसाल के तौर पर अगर एक मालिक्यूल हमारे पास, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो मूवमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसकी मूवमेंट भी कम होगी।
अब क्या है कि हर मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती, किसी की कम होती है किनेटिक एनर्जी, किसी की ज़्यादा होती है। अब जिनकी कम होगी, अब ये जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, और ये कंटेनर की वॉल के साथ भी स्ट्राइक करते हैं। अब क्या होगा कि जिनकी किनेटिक एनर्जी, मिसाल के तौर पर कि अब यहाँ पे जो सेंटर में हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, इनकी किनेटिक एनर्जी हम लेट्स सपोज कहते हैं कि एवरेज है, यानी कि बस थोड़ी है। अब क्या करते हैं कि जब ये कंटिन्यूसली स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, स्ट्राइक करेंगे, तो अगर ये इनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मिसाल के तौर पर अगर इनकी एनर्जी, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करेंगे, ये इनकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, ये इनकी जगह चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। अब जिन मॉलिक्यूल्स की तो क्या होगा कि ये क्या करेंगे, उनकी जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, और जो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड, अब इनकी क्या हुआ कि इनके अंदर अब जो फोर्सेस थी, ठीक है, फोर्सेस के ऊपर ये डोमिनेट होंगे, ठीक है, सरफेस पे आके, और फिर जब इनकी फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा डोमिनेट हो जाएंगे, तो क्या होगा कि ये एवापोरेट होके बाहर निकल जाएंगे। अब इस अमल को हम कहते हैं एवापोरेशन, ठीक है। अब एवापोरेशन एक, अगर हम देखें कि एवापोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि मुसलसल होने वाला अमल होता है, ठीक है, जो कभी रुकता नहीं है, जो तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर होता रहता है। अगर टेम्परेचर कम है तब भी एवापोरेशन होगी, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी एवापोरेशन होती रहेगी, ठीक है। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एवोपोरेशन की जो स्पीड होती है, ठीक है, उसकी स्पीड और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर में भी इजाफा होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे एवोपोरेशन की स्पीड में भी इजाफा होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो एवोपोरेशन है, एवोपोरेशन काजेज कूलिंग, एवोपोरेशन काजिंग कूलिंग, ठीक है, एवोपोरेशन ठंडक पैदा करने वाला प्रोसेस होता है। अब ठीक है, ये कैसे ठंडक पैदा होती है कि जब ज़्यादा किनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब उनका टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी की इस कमी को, ठीक है, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए माए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो उनके सराउंडिंग होगी, ठीक है, वहाँ से वो एनर्जी को जज़्ब करेंगे, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा, और इस वजह से हम कूलिंग महसूस करते हैं, ठीक है, हमें कूलिंग फील होती है। मिसाल के तौर पर जब हम हथेली के ऊपर पेट्रोल का एक ड्रॉप डालें, ठीक है, तो पेट्रोल के ड्रॉप डालने से पेट्रोल तो वेपर बन के उड़ जाता है और हमें ठंडक का एहसास होता है, कूलिंग का एहसास होता है, ठीक है ना। अब पेट्रोल क्यों वेपर बन के उड़ गया, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी किनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, वो बाहर निकल गया, एवापोरेट हो गया, ठीक है। अब जो बाकी मॉलिक्यूल्स बचे जिनकी किनेटिक एनर्जी कम थी वो नीचे रह गए। अब वो क्या करते हैं, वो एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए जो उसके सराउंडिंग की एनर्जी होती है उसको जज़्ब करेंगे, जिसके नतीजे में सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, और इसी वजह से कूलिंग महसूस होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एवापोरेशन के फैक्टर फैक्टर देखते हैं, ठीक है, एवापोरेशन के। अब फैक्टर्स के अंदर अगर हम देखें, हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हम देखें कि जो एवापोरेशन है वो एक सतही अमल होता है, ठीक है, यानी कि क्या होगा कि जितनी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवापोरेशन के। मिसाल के तौर पर अब देखें, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हो गया ऑपरेशन उतनी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अक्सर आप क्या करते हैं कि चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए आप उसे सॉसर के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉसर के अंदर आप उसे डाल लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कप के, अब कप क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या था, कम था, स्मॉल था, छोटा था, लेकिन जब आपने उसको सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड किया तो क्या होगा कि वेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, वेपर जब ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा कि वो बाहर निकल के चले जाएंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि चाय ठंडी हो जाती है। अब दूसरा हमारे पास फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर हम देखें कि टेम्परेचर और एवापोरेशन इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब कैसे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे एवापोरेशन का जो रेट होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर मालिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी इतना बढ़ती है कि वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं, ठीक है, और तेज़ी से वो वेपर्स बन के निकल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम क्या करते हैं कि गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की जो सतह होती है वो जल्द कम हो जाती है, अब बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू जो ठंडे पानी वाले बर्तन होते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास है तीसरा, हमारे पास है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस।
अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास अगर हम देखें, हम ये कह सकते हैं इसका और एवापोरेशन का जो रिलेशनशिप होगा वो इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, एवापोरेशन का रेट वहाँ पे कम होगा, ठीक है, लो रेट होगा। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ज़्यादा होंगी तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो वेपर में बहुत स्लोली कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पेट्रोल की निस्बत ज़्यादा होती हैं, इसलिए पेट्रोल पानी की निस्बत तेज़ी से वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि पानी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो थोड़ा सा कम, यानी कि थोड़ी सी लो स्पीड के ऊपर वेपर बन के कन्वर्ट होता है। लेकिन पेट्रोल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है उसके अंदर, वेपर्स के अंदर।